नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 29 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आपको बता दें अल कासम ब्रिगेड ने उतारी लड़ाकों की फौज। गाजा पट्टी में तेजी से कार्य कर रहे हैं। अबू उबैदा के नेतृत्व में 50,000 से ज्यादा लोगों को वापसी हो चुकी। उत्तरी गाजा में लगातार कर रहा है राहत और बचाव काम जारी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, गाजा में हमास के मुजाहिदीनों की फौज देख इजरायली सैनिकों के छूटे पसीने। 30,000 से ज्यादा मुजाहिदीनों ने जंग को तैयार। कहा, अगर अगले पड़ाव में युद्ध की तैयारी करेगा इजराइल तो हम भी जंग में नहीं हटेंगे पीछे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल 2 दिनों के लिए बढ़ा युद्ध विराम। जी हां, सीज फायर का ऐलान हुआ है। 2 दिनों तक 11 कैदियों को रिहा किया गया। जवाब में इजराइल ने भी 33 फिलिस्तीनियों को छोड़ा है और हमास की प्रतिक्रिया आई है इस युद्ध विराम में। आपको बताएंगे कैसे 2 दिनों का युद्ध विराम बढ़ा है। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां लगातार हो रहे हैं हमले। जी हां, दरअसल इजराइल पहुंचे एलन मस्क, बोले हत्यारों का खात्मा जरूरी है लेकिन गाजा पट्टी में करेंगे मदद। एलन मस्क ने क्या कुछ मदद का ऐलान किया। अगली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इजरायली बंधकों को छेड़ने में हमास ने कर दिया बड़ा खेला, ये भी बताएंगे। और कैसे हौती विद्रोहियों ने भीषण अटैक कर दिया है। जी हां, आपको बता दें भीषण अटैक किया है हौती विद्रोहियों ने। इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अमेरिकी नौसैनिकों पर किया है हमला, बताएंगे कि करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हमास क्या स्वतंत्रता सेनानी है या फिर है आतंकी संगठन, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, अल कासम ब्रिगेड ने उतारी लड़ाकों की फौज। अबू उबैदा के नेतृत्व में हजारों हमास लड़ाके कर रहे फिलिस्तीनियों की मदद। लोगों को बसाए जाने का काम हुआ तेज, घरों को लौट रहे हमास के लड़ाके। जी हां, दरअसल आपको बता दें अल कासम ब्रिगेड ने लड़ाकों की फौज, अपने लड़ाकों की फौज उतार करके अब गाजा पट्टी में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। अबू उबैदा के नेतृत्व में हजारों हमास के लड़ाके, खास करके फिलिस्तीनियों को बसाए जाने का कार्य तेजी से चल रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर वापस आ चुके हैं। राहत और बचाव कार्य के बीच सुव्यवस्थित तरीके से लोग रह रहे हैं। इस बीच आपको बता दें हमास के लड़ाकों कर रहे हैं मदद को। अब तक 50,000 से ज्यादा लोग आगे आ चुके हैं। सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से खराब करने की जो दिशा थी वो फिलहाल अब सही हो चुका है। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों मदद कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। जो राशन पानी पहुंच रहा है उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। कोई एक लोग प्रभुत्व न जमा सकें, इसको लेकर भी हमास के लड़ाके लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। एक और अपडेट, हमास ने 11 कैदियों को किया रिहा। जवाब में इजराइल ने भी 33 फिलिस्तीनी छोड़े। इजराइल और हमास के बीच महाजंग अभी रुकी नहीं है। 28 नवंबर को सीज फायर का 5वां दिन। दोनों क़ौमों ने बंधकों की रिहाई के बदले सीज फायर की मोहलत बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले हमास ने सोमवार रात को 11 कैदियों को इजराइल के हवाले किया। इजरायली सेना आईडीएफ ने पुष्टि की, गाजा पट्टी से रिहा किए गए 11 बंधक सुरक्षित रूप से निकल गए हैं। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। मंगलवार तड़के इजराइल ने 33 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया। इजराइल और हमास ने कहा है कि सीज फायर के नए चरण में दोनों खेमों को अधिक रिहाई की उम्मीद है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का अमेरिका समेत कई देशों ने स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने भी इस कदम के लिए दोनों खेमों की सराहना की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई जब इजराइल ने एक बयान में कहा कि 11 और बंधक इजरायली सीमा में पहुंच गए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि हमारी सेनाएं तब तक उनके साथ रहेंगी जब तक वे अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल जाते हैं। सेना घर लौटने पर रिहा किए गए बंधकों को सलाम करती है और गले लगाती है। सभी बंधक पूरी तरीके से मेडिकल फिट प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि सभी का स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। यानी 2 दिनों तक जो है वो अब सीज फायर और बढ़ गया। एक और अपडेट, हौतियों ने अमेरिकी नौसेना विध्वंसक पर मिसाइलों से किया हमला। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें अमेरिकी हाइथिस ने अमेरिकी नौसेना बंदूकों पर मिसाइलों से हमला किया है। एक बार फिर अमेरिका पर किए गए इस हमले के बाद से अमेरिका पूरी तरीके से तिलमिला गया है। हालांकि हौतियों ने भीषण अटैक किया है और इस अटैक के बाद एक बार फिर से अमेरिका को गजब का नुकसान हुआ है, भीषण नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें जब हौती विद्रोही इजराइल पर अटैक करते हैं तो ये वही जगह है जहां से अमेरिका उनकी मिसाइलों को पूरी तरीके से मिसाइलों को गिरा देती है, जिस वजह से हवा में ही नष्ट कर देती है। इस बार जो है वो हौतियों ने इजराइल पर हमला ना करके उन्हीं अमेरिका के उसी जगहों पर हमला किया है, उसी विध्वंसक पर हमला कर दिया है जिससे पूरी तरीके से अमेरिका नष्ट कर रहा था। यानी अब समझिए जब इजराइल को निशाना बनाता था तो यही विध्वंसक जो है वो मिसाइलों को तबाह कर देता था, लेकिन इस बार हौती विद्रोहियों ने अमेरिका को ही निशाना बना दिया और उसी विध्वंसक को निशाना बना दिया जिसे मिसाइल तबाह कर रहा है। देखते ही देखते पलक झपकते ही
रासायनिक टैंकरों को तबाह कर दिया, जिसमें कुछ सशस्त्र विद्रोहियों ने पूरे टैंकर को ही जब्त कर लिया। इतना ही, जिसके बाद आग लग गई। इसमें कुछ सैनिकों के भी मारे जाने की खबर निकल के आई। तो हौती लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं और ये फिलहाल रुकने को तैयार नहीं है। ये चीजें साफ देखने को मिल रही है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई। अगली अपडेट, एक तरफ जो है वो लोगों को बचाए जाने का तेजी से कर चल रहा काम, दूसरी तरफ खबर निकल के आई है युद्ध के लिए तैयार हैं 3/4 मुजाहिदीन, अभी जंग में ही नहीं गए। और उन्होंने अपनी अधिशेष युद्ध शक्ति यानी हथियारों का अधिक हिस्सा खर्च नहीं किया है और इसे अगले पड़ाव के लिए बचा कर रखा है। ये खुद इजरायली संवाददाता और पत्रकारों ने इस बात को जोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें, एक तरफ हमास जहां लोगों की मदद कर रहा है, एक तरफ रिहाई कर रहा है, कल भी बंदूकों को छोड़ा, तो दूसरी तरफ जो है वो अब वो युद्ध की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पर भरोसा हमास को थोड़ी सी भी तनिक सी भी नहीं है। इजरायली सेना जैसे ही उनके बंधक रिहा होंगे उसके बाद एक बार फिर से हमला कर सकते हैं। इसी हमले को करारा जवाब देने के लिए लगातार तैयारी जो है वो गाजा पट्टी में हमास के इलाके तेज कर दिए हैं, चाहे वो उत्तरी गाजा हो या दक्षिणी गाजा। उत्तरी गाजा में जो गलती हुई थी उसे दक्षिणी गाजा में न दोहरा सके, उसकी तैयारी मुजाहिदीन लगातार तेज कर रहे हैं और यही कारण है कि अपने हथियारों को इकट्ठा भी कर रहे हैं। 2/3 एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं और एक बार फिर इजराइल के खिलाफ जंग के लिए वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। एक और खबर निकल के आई है, इजरायली जेलों से छूटकर आए लड़कों ने हमास के लड़ाकों को कर दिया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि आप यानी हमास हमारी आज़ादी की वजह हैं, हम सब आपके लोग हैं, आप हमारी सेना हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं। अल कासम ब्रिगेड की गूंज पूरे गाजा पट्टी में सुनाई दे रही है। जी हाँ, दरअसल अल कासम ब्रिगेड को खत्म करना और उसे हमास के लड़ाकों को खत्म करने की चाहत रखने वाले इजरायलियों को भारी पड़ गया, क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से बंदूकों को रिहा किया जा रहा है वो तो गुणगान कर ही रहे हैं जेलों से छूट करके हमास के लड़ाकों का। दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े पैमाने पर खास करके बड़े पैमाने पर दुनिया में जो मैसेज हमास के लड़ाके दे रहे हैं, चाहे बंदूकों को छोड़ करके और उनको मुस्कुराते हुए जिस तरीके से जा रहे थे, वो इजराइल की पूरी थ्योरी को धराम कर दिए। इस वजह से हमास के लड़ाकों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और पूरी गाजा ही नहीं पूरी दुनिया में हमास के लड़ाकों की गूंज है। एक और अपडेट निकल के इजराइल पहुंचे टेस्ला के मालिक एलन मस्क। कहा इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म होने के बाद वो गाजा का पुनर्निर्माण करने में करेंगे मदद। जी हाँ, दरअसल इजराइल के सामने ही जो बातें एलन मस्क ने कह दी है वो कहीं ना कहीं एक नेतन्याहू के दिल को चीरने लगी। जी हां, दरअसल अमेरिकी रबपति एलन मस्क सीज फायर के चौथे दिन 27 नवंबर को इजराइल पहुंचे। यहां उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मस्क ने नेतन्याहू के साथ ट्विटर पर लाइव चैट के दौरान कहा कि हमास के खात्मे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हत्यारों का खात्मा जरूरी हो गया है, इस तरीके का प्रोपोगेंडा बंद होना चाहिए। जो लोगों को हत्यारा बनने की ट्रेनिंग देता है वो गाजा के भविष्य के लिए जरूरी है। मैं गाजा को दोबारा बनाने और जंग के बाद गाजा को अच्छा भविष्य देने में मदद करूंगा। हालांकि इनका साफ कहना है कि हमास के लोगों को खत्म करना चाहिए, ये एलन मस्क कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम गाजा में लोगों के लिए मदद करेंगे। एलन मस्क और बेंजामिन नेतन्याहू ने जफर अजा किजबूत का दौरा किया, जहां हमास के उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर को भीषण हमला किया था, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया था। और नेतन्याहू ने कार्यालय की ओर से जारी किए गए वीडियो के अनुसार मस्क ने सुरक्षात्मक यूनिफॉर्म पहन रखे थे और सुरक्षा कर्मियों की टोली से घिरे हुए थे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायली बंदूकों को छोड़ने में हमास कर दिया खेला। 5 फैमिली छोड़ दी, लेकिन उनके पुरुष मेंबर अभी भी कब्जे में हैं। फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, जैसा इजराइल कर रहा है वैसा ही हमास कर रहा है। समझौते और मध्यस्थता के तहत हमास ने इजराइल के बंदूकों को छोड़ना शुरू कर दिया। लगातार कुछ बंदूकों को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, लेकिन इस रिहाई में भी हमास ने खेला किया। असल में हमास महिलाओं और बच्चों को छोड़ रहा है, लेकिन उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को अभी भी अपने कब्जे में रखा है। गाजा पट्टी के एक बच्चे ओहद मुंदुर को छोड़ा गया, लेकिन उनके पिता को हमास ने अपने कब्जे में रखा है। 9 साल के ओहद को हमास ने रिहा किया और वो दौड़कर अपने पिता के गले लगे। गजा में हमास के उग्रवादियों ने हमास के लड़ाकों 49 दिनों तक बंधक बनाकर रखे गए इजरायली बच्चों और महिलाओं को रिहा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, इसके पीछे की वजह यह भी है कि जैसे जैसे इजराइल खेला कर रहा है वैसे वैसे हमास के लड़ाके भी खेला कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल भी जो है वो सीधे तौर पर हमास के जो फिलिस्तीनी गाजा के लोग हैं वहाँ पर खेला करके उनको मारपीट कर रिहा कर रहा है। इसीलिए जो है विदेशी नागरिकों को अभी भी हमास के लड़ाके नहीं रिहा कर रहे हैं, ताकि कुछ विदेशी लड़ाकों को जानबूझकर रोक रखे हैं, जैसे कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं, ताकि अमेरिका फिर से दबाव बना सके। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज्जू ने तुर्की जा भारत को दिया एक और झटका।
जी हाँ, दरअसल मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली विशेष यात्रा के लिए इस्लामिक देश तुर्की को चुना। रविवार को मुइज्जू तुर्की के लिए रवाना हुए और इसी के साथ ही मुइज्जू ने मालदीव की वो परंपरा भी तोड़ दी है जिसमें मालदीव का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पहली विदेश यात्रा में भारत आता था। चीन के समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू को बतौर राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत न आकर तुर्की जाना यह दिखाता है कि भारत को लेकर मालदीव के रुख में कितना बड़ा बदलाव आया है। भारत को लेकर मुइज्जू का रुख बेहद सख्त रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने वादा किया था कि वो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश के बाहर भेज देगा। देश के बाद भी मुइज्जू अपने इस रुख पर कायम हैं। हालांकि उनके तेवर जो है वो थोड़े नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में समाचार इंटरव्यू में मुइज्जू ने कहा कि उन्हें देश में भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी में उलझाने के लिए बहुत छोटा है और वो भारत और चीन जैसे देशों के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियों को हम अपने देश में नहीं चाहते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां इजरायली जहाज यमन ने पकड़ा, उसका मालिक इजराइल का सबसे अमीर आदमी आयल ओफर है। उसकी कंपनी जोडिक माल्टाइन विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग फोर्सेज है जिसके पास 128 जहाज़ों का साम्राज्य है। इजरायली अरबपतियों को वहां मार पड़ रही है जहां सबसे ज़्यादा दर्द होता है। जी हाँ, दरअसल लगातार आपको बता दें इजरायली लोगों को, इजरायली सेना के साथ साथ यहूदियों को ही पूरी तरीके से निशाने पर लिया गया है। आपको बता दें यमन ने जिस तरीके से उनके जहाज़ों को पकड़ा था उसमें अरबपति हैं और उन जहाज़ों को जो है वो उधर आना जाना रहता है। 128 जहाज़ों का साम्राज्य है और पूरी तरीके से इन जहाज़ों का ही कारोबार इजराइल के ये अरबपति करते थे और इनकी कमर तोड़ने का काम जारी है। एक और अपडेट निकल के आई है, संयुक्त राष्ट्र में भिड़ गए अमेरिका और उत्तर कोरिया के राजदूत, हुई जोरदार बहस। जी हां, दरअसल आपको बता दें उत्तर कोरिया की ओर से हाल ही में लॉन्च की गई जासूसी सैटेलाइट को लेकर दुनिया भर में टेंशन है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भी इसे लेकर बहस हुई। इस दौरान अमेरिका और उत्तर कोरिया के राजदूत में जोरदार बहस हुई। उत्तर कोरिया लगभग 6 साल तक संयुक्त राष्ट्र में गैर मौजूद चल रहा और इसी साल जुलाई में उसने पहली बार अपनी राजदूत को भेजा था। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया की 21 नवंबर को लॉन्च हुई जासूसी सैटेलाइट पर बहस हुई। चर्चा खत्म होने के बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड और उत्तर कोरिया की राजदूत किम शोंग के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान किम शोंग ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि अमेरिका हमें बार बार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, इसीलिए हमारा अधिकार है कि हम अमेरिका के वेपन सिस्टम के बराबर अपने वेपन सिस्टम को भी विकसित करें और अपने पास ही रखें। वहीं किम शोंग के दावों को अमेरिकी दूतावास लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बायोलेटरल या ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के जवाब में उत्तर कोरिया मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। इस दावों को हम खारिज करते हैं। अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज रूटीन, डिफेंसिव और पहले से ही तय होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बिना किसी शर्त के उत्तर कोरिया को बातचीत पेशकश करते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, आंख, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन खोदकर फिलिस्तीनी लाशों से हो रही मानव अंगों की चोरी। मास्टरमाइंड आखिर कौन? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका MENA एवं यूरोप में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना गाजा संघर्ष में मारे गए फिलिस्तीनियों की लाशों से उनके अंगों को चुरा रही है। मानवाधिकार संस्था ने इस मामले में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच का आह्वान किया। संस्था का आरोप है कि इजरायल सुरक्षा बल के जवान कब्र खोदकर भी फिलिस्तीनियों की लाशों से अंगे चुरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मानवाधिकार संस्था ने इजरायली सेना द्वारा उत्तरी गाजा पट्टी में अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इंडोनेशियाई हॉस्पिटल से दर्जनों शव को जब्त करने और तथा कथित सुरक्षित गलियारे सलाह अल-दीन और उनके आसपास से अन्य शवों को जब्त करने का दस्तावेज दिया है। जिनेवा स्थित संगठन के अनुसार इजरायली सेना ने अल-शिफा हॉस्पिटल के एक प्रांगण में सामूहिक कब्र से शवों को खोदकर भी निकाला गया है। एक और अपडेट निकलना आपको बता दें, यूपी के कॉलेज में बुर्का पहनकर छात्राओं ने किया रैप वॉक। जमीयत उलमाए ने दी कार्रवाई की चेतावनी। दरअसल यूपी मुजफ्फरनगर जिले में स्थित श्री राम ग्रुप के कॉलेज में 3 दिन तक चले फैशन स्पेशल 2023 कार्यक्रम में रैप पर मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनकर रैप पर आने को लेकर जमीयत उलमाए ने ऐतराज जताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जमीयत उलमाए ने के जिला संयोजक ने बुर्के को फैशन शो में शामिल करने विरोध जताते हुए कहा है कि हालांकि वैसे धार्मिक वस्त्रों से परहेज
करना चाहिए। उधर कॉलेज ने कहा है कि छात्रों ने अपने बनाए बुर्के में शालीनता से रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइलें मार गिरा सकती हैं यूएस वायुसेना के नए B-21 रेड बम वर्षक विमान को। दरअसल 2 हफ्ते पहले अमेरिकी वायुसेना के सुपर सीक्रेट B-21 रडार हेल्थिस बम वर्षक विमान ने कैलिफोर्निया में चुपचाप अपनी पहली उड़ान भरी। तब कहा गया है कि भविष्य में चीन के साथ टकराव में पेंटागन हवाई लड़ाई में बाजी मार सकता है, लेकिन अब 2 हफ्ते बाद चीनी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस अमेरिकी बम वर्षक विमान को चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों द्वारा गिराया जा सकता है। एक और अपडेट, दिल्ली 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 2 दिसंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। हालांकि सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले बुलाई जाती है, लेकिन इस बार 3 दिसंबर को 5 राज्यों में वोटों की गिनती के कारण इसे 1 दिन पहले बुलाया गया है। इतना ही नहीं, ये चीज़ें देखने को मिली। एक और अपडेट, मशीन से भी तेज चल रहा हाथ सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग का पहला वीडियो देखकर आप भी करेंगे सलाम। उत्तरकाशी के सिलवारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 17 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहे मजदूरों को निकालने के मिशन में मशीनें भले ही फेल हो गई, लेकिन इंसानी जज्बे के सामने कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं है। और अगर मशीन को निकाले जाने वाले बाद सोमवार रात मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। न्यूज एजेंसी NI ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कुछ मजदूर पाइप